दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर। 20 अगस्त ऑफलाइन पेपर हुआ था ना, जिसका 2023 अगस्त 2023 का ऑफलाइन पेपर का सोशल साइंस का पेपर लगाने जा रहे हैं हम आज प्रीवियस ईयर का। चलो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। प्ले लिस्ट बना दी गई है इस चैनल पर, तो उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं, तो आप सभी देख सकते हो जाकर इसी चैनल पर। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। और आप इसलिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपको क्लासेस दी जा रही हैं सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस की, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं इस चैनल पर, संपूर्ण सोशल साइंस के, इसलिए आप सभी ज़रूर से ज़रूर लगाइए डेली, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्लासेस। चलो स्टार्ट करते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। जो चिन्ह इसलिए बने हैं ये वाले चिन्ह, क्योंकि ये पेपर जिससे लिया था ना, तो उसने चिन्ह लगा लिए थे पेन से, तो पेन के चिन्ह छूटते नहीं हैं, मिटते नहीं हैं, वो लगे रहते हैं, इसलिए वो लगे हुए हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो क्वेश्चन को समझिए और आंसर लगाइए। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, सही कार्य का चयन देखना। चलो, उच्च वायुदाब, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन, निम्न वायुदाब। तो हमारा सही आंसर है कि जब समताप मंडल है उसमें कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श। सही कार्य देखते हैं तो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। जो समताप मंडल का एरिया होता ना ऊपर, तो इस मंडल में क्या होता है कि जो बादल आ जाते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, उन सभी से मुक्त होता है। इसलिए यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है इसको, समताप मंडल में। ठीक है, इसलिए हमारा ये सही आंसर है। ये नहीं कि इसमें चिन्ह लगा इसलिए नहीं, आप उसको पहले समझ के क्वेश्चन को करिए। वही बोल रही हूँ, चिन्ह पे मत जाइए। पेन से बनाया। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज में क्यों आदर्श तरीके से उड़ती हैं, क्यों सही कार्य क्यों है, तो उसमें बादल नहीं होते हैं, उसमें मौसम संबंधी घटनाएं भी नहीं होती हैं, इसलिए बहुत आदर्श है। ठीक है, तो हमारा आंसर है दूसरा हो गया। फिर निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो देखते हैं यातायात के साधन में कौन सा अधिक दूरी और भारी बड़े आकार वाले सामान ढोने में सबसे सस्ता है। तो जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग। तो सबसे सस्ता कौन सा है हमारा? रेल मार्ग है। हमारा कौन सा है दोस्तों? तो रेल मार्ग सबसे सस्ता है। फिर आगे चलते हैं। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाने के लिए, आपको तो पता ही होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा इसको आप मेमोरी वाइज लीजिए, क्योंकि अच्छे से सोचिए, सब समझ आ जाएगा। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, जो कि इस चैनल पर भी कुछ एनसीईआरटी करा दी गई है। तो आप थ्योरी सहित एनसीईआरटी पढ़िए, तो आप क्वेश्चन आंसर आराम से लगा लोगे। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह कौन है? तो आणविकरणीय, ये तो नहीं है। फिर है अजैव संसाधन, ये नहीं है। नवीकरणीय संसाधनों। तो हमारा आंसर है कौन सा? मानव निर्मित संसाधन। ये सभी पर्यावरण को नहीं बचा रहे हमारे, ये बचा रहा। तो हमारा है कौन सा? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। फिर है गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। क्योंकि ये क्यों है देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम है जो, वो गर्म महासागरीय जलधारा होती है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है। तो सही आंसर है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये क्यों, इसका ये भी पूछो, सही तो है पर क्यों सही है? तो गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म जलधारा होती है यहाँ पर महासागर की। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के निकट है इसलिए इसका गर्म होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी
पड़ती है, सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर ही पड़ती है, क्योंकि बीच में ही पड़ती है, सबसे 2 बार पड़ती है साल में सीधी रेखा, तो सीधी किरणें सूर्य की। तो सूर्य की सबसे ज़्यादा किरणें यहाँ पड़ेंगी, तो यहाँ पर जल हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो गर्म ही पाई जाएगी। तो इसलिए ये आंसर सही है कि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, राइट। फिर है युग्म मिलाना है, जोड़िए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 की ओजोन परत, तो ओजोन परत है हमारी कहाँ, ओजोन परत है समताप मंडल में। कहाँ, समताप मंडल में है ओजोन परत। और रेडियो प्रेषण कहाँ होता है, तो ये होता है कनेक्ट बाह्य वायुमंडल से। कहाँ, बाह्य वायुमंडल से। फिर है मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एक मौसम संबंधी, तो ये पढ़ा था कि समताप मंडल मुक्त होता है मौसम संबंधी घटनाओं से। ये नहीं पढ़ा था कि होती है उसमें, नहीं होती नहीं है, ये पढ़ा था। इसलिए वहाँ हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं होती कहाँ है, क्षोभमंडल में। और पतरी वायु होती है कहाँ, वायुमंडल में पतरी वायु होती है, पतली वायु वायुमंडल। तो हमारा इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले का तीसरा चौथा, फिर है पहला दूसरा। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा, यानी राइट आंसर है हमारा कौन सा, तीसरा। फिर देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा है। तो ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन ढूंढना है हमें, ना कि सत्य। असत्य पूछ रहा, तो बायोगैस, ये है हमारा बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती, तो ये है हमारा असत्य। हमारा कौन सा है, असत्य कथन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो अक्षांश के बारे में देखते हैं। उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23 डिग्री उत्तर में स्थित है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। फिर है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, मानते हैं, चलो। फिर है कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है हमारी, ये भी गलत है कि दक्षिणी गोला से गुजरती है, नहीं, ये भी हमारा गलत है। फिर है मकर रेखा दक्षिणी गोला से होकर, ये राइट है, क्योंकि कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है, ना कि दक्षिण से, तो ये गलत इसलिए होगा। और मकर रेखा राइट है, क्योंकि मकर रेखा हमेशा दक्षिणी गोला से ही होकर गुजरती है। तो ये तो वैसे भी आपने जिसने थ्योरी पढ़ी है उसे पता है कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आराम से क्वेश्चन आंसर लगा लीजिएगा। तो इसलिए कर्क रेखा दक्षिणी गोला से गुजरती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, चौथा। फिर तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है। तो तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कार्य का चयन कीजिए। तो तरणों क्यों बनती हैं, देखते हैं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण होना, इसलिए मानव निर्मित गतिविधि, सेलों का गिरना, पवन अपरदन। तो तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं इसलिए बनती हैं क्योंकि सेलों का गिरना, यानी सेल गिरती रहती हैं, इसलिए। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा। फिर है यदि ग्रीनिच यमोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। तो हमारा राइट आंसर है कि क्या समय होगा, 9 बजे पूर्वाह्न, 10 बजे पूर्वाह्न, 2 बजे अपराह्न, 3 बजे अपराह्न। तो हमारा होगा कौन सा, 2 बजे अपराह्न, 2 बजे होगा, क्योंकि 12 से 1 2 जो पूर्व का समय है, जो यहाँ से शुरू होगा ग्रीनविच यमोत्तर से दोपहर, तो पूर्व की साइड 2 घंटे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 2 घंटे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जल्दी तो पता ही है आपको कि कहाँ उगता है, तो 2 घंटे बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो हमारा ये हो जाएगा, तो कितना, 2 बजे अपराह्न, 2 बजे अपराह्न हो जाएगा, इसलिए।
फिर है आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में हम आप करते हैं सही कथनों का चयन। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे हुए हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे हुए हैं। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, राइट। फिर यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। यह अंडाकार आकृति में है। तो हमारा सही अंडाकार आकृति तो नहीं है इसका। तो हमारा फर्स्ट सही है कि अक्षांश और देशांत खींची है यहीं पे। फिर यह है ग्लोब पर। फिर है झुकी हुई है, राइट, ये झुकी हुई भी है। फिर है हमारा क्या कि यह पृथ्वी का वास्तविक पृथ्वी नहीं, गलत, हम अंडाकार है पृथ्वी। तो हमारा पहला है कि हाँ सही बताया हम लोग के अक्षांश और देशांतर खिंची होती हैं। और फिर यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, राइट। यह पृथ्वी का वास्तविक रूप है। तो ये गलत है कि पृथ्वी का वास्तविक रूप है, वास्तविक नहीं है। फिर है यह अंडाकार आकृति में है। तो राइट, अंडाकार आकृति में ही ग्लोब है। तो आपने देखा हो, जिसने नहीं देखा होगा तो उसको किताब में देखना पड़ेगा, बगैर देखे नहीं कुछ कर पाएगा वो कि कैसी आकृति है और किस प्रकार की रेखाएं खींची हुई हैं। तो हमारा राइट आंसर है चौथा। फिर है स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त कार्य का चयन कीजिए। तो मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, निम्न वर्षा और उच्च तापमान के कारण, मध्य वर्षा और निम्न तापमान के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। तो राइट आंसर है हमारा कि सदाबहार वृक्ष भूमध्य प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, क्योंकि भारी वर्षा होती है, वो उच्च तापमान होता है, इसलिए उगते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है चौथा। फिर आगे देखते हैं, आगे है ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। तो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त एवं कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इस रेखा को कहा जाता है कि दो बराबर भागों में बांटती है विषुवत रेखा, और ना कि उत्तर ध्रुवीय, ना कर्क, ना मकर। देखो जिसने ग्लोब का पाठ पूरा पढ़ा है ना, जैसे ज्योग्राफी लगाई है, तो वो आराम से बता सकता है। ठीक है, इस पर भी लगवाई गई है, चैनल पर देख सकते हो जाकर। जैसे कि ये है हमारा ग्लोब, ठीक है, पृथ्वी ध्रुव पर झुकी होती है, थोड़ी इस प्रकार से होती है, और फिर भूमध्य रेखा गुजरती है बीच से, और फिर ऊपर से कर्क रेखा और नीचे से मकर रेखा। तो आप बताइए कि बीच में दो भागों को कौन रेखा काट रही। तो भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। ये भी सुन लो है कि भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा ही काट रही ना इन दो रेखाओं को। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, पहला, ना कि वो सभी। फिर है नीचे युग्मों को मिलान करना है। तो कृषि के प्रकार और क्षेत्र प्रदेश में, तो स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि, आर्द्र शुष्क, और क्या करना है, मिलान। तो मिलान करते हैं हमारा कि स्थानांतरित कृषि आ जाएगा कौन सा। तो ये होती है संघन वनों में। कहाँ होती है हमारी, संघन वनों में होती है स्थानांतरित कृषि। फिर होती है कौन सी, वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि होती है हमारी कहाँ, तो ये होती है शीतोष्ण घास के मैदान में। तो स्थानांतरित हो गई संघन वन वाले क्षेत्र में, वाणिज्यिक हो गई शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक के अनाज की कृषि। फिर हो गई कौन सी, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि कौन सी हो गई, जनसंख्या वाले, कौन से, गहन निर्वाह कृषि संघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। चलवासी पशुचरण कृषि होगी हमारी किसमें, तो वो होगी आर्द्र शुष्क और शुष्क प्रदेश में। तो स्थानांतरित कृषि संघन वन वाले क्षेत्र में। फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि है जो, वो होगी हमारी कहाँ, शीतोष्ण काष्ठ वाले। गहन निर्वाह कृषि होगी हमारी संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, और चलवासी पशुचरण होगी आर्द्र शुष्क वाले क्षेत्र में। तो हमारा राइट आंसर बना जाएगा चौथा, यानी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, राइट। तो हमारा चौथा आंसर सही है। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब कथन पढ़ते हैं, फिर विकल्प का चयन करेंगे। तो पहला, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की
आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है तथा यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। तो दोनों तो सही है, ठीक है। और ये व्याख्या भी उसकी कर रहा तो राइट है हमारे दोनों, और व्याख्या भी कर रहा तो हमारा सही आंसर माना जाएगा तीसरा। फिर है किसी के पितृ पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। किसी के पितृ पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, तो देखते हैं क्या है अर्थ। तो उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। तो हमारे इसमें देखो किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, तो इसमें हमारा नकारात्मक रूप से देखना ये तो नहीं है। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना ये भी नहीं है। उनके विरुद्ध भेदभाव करना तो ये भी नहीं है। और फिर है उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना। तो राइट तो यही है हमारा। देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव में जा रहा है, ये भी नेगेटिव में, ये गया पॉजिटिव में। तो राइट तो हम यही लगाएंगे। फिर एनसीईआरटी के तरीके से है कि ये सही मानना है या नहीं मानना है। अगर नहीं मानना है तो वो सबका सही नहीं होगा, अगर मानना है तो वो सबका सही होगा। तो इसका आंसर यही है, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, ठीक है। फिर है सॉरी दोस्तों, ये विकल्प नहीं है, इनका चयन करना था कि अर्थ क्या है, तो कितने अर्थ निकाल रहे, तो हमें उसमें से तभी हम आंसर नहीं लगा पा रहे थे कि इसमें ये भी सी डी का भी आंसर है। तो इनका आंसर अब आया समझ में कि इनका पूर्वाग्रही होने का अर्थ है, तो इसको ही हटाना है, यही नेगेटिव माना जाएगा। तो हमारे 3 सही माने जाएंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यानी सी हमारा माना जाएगा क्या, ए बी सी, यानी तो डी सही नहीं माना जाएगा। सॉरी दोस्तों, डी सही, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या बोलना चाह रहा। इसमें भी नकारात्मक, इसमें भी। तो देखो दोस्तों, अगर ये किसी को समझ में ना भी आए तो सबका गलत होगा तो तुम्हारा भी होगा, क्योंकि ना आंसर मैच कर रहा ना नंबर भी उसमें मिलाने के मैच कर रहे हो, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। इनमें से यही अलग है पर वो सही नहीं है और ये सही है, इसको मानना है, इसको हटा दिया भेदभाव करना, तो नकारात्मक रूप से भी गलत हो जाएगा, फिर तो अनादर भी। तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो इस पे मत जाइए। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत निकलेगा तो सबका निकलेगा, क्योंकि उसमें सब ऐसे ही कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। और आपका अच्छा चला जाएगा तो सबका चला जाएगा, क्योंकि उसमें सही से ना विकल्प है और ना सही से क्वेश्चन है। इसलिए एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नित्य मुद्दा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार दिखाता है भेदभाव का, प्रगतिशीलता का, पूर्वाग्रह का। फिर है हमारा कौन सा, पूर्वाग्रह के बाद रूढ़िवादिता का। तो ना रूढ़िवाद का, ना पूर्वाग्रह का, ना भेदभाव का। ये दिखाता है प्रगतिशीलता की, उसने कुछ नहीं सोचा और बगैर सोचे समझे एक आदिवासी गुड़िया को उठा लिया। फिर है ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा उदंत जाता है। इसके पीछे के संभव कारण की जांच कीजिए। तो देखते हैं, कार्यालयी काम का अतिमूल्यन है, फिर भारतीय समाज की पृथक व्यवस्था है, घरेलू काम का अवमूल्यन है, घरेलू काम के लिए कम समय लगना। तो राइट, इसका राइट आंसर है कि घरेलू काम का अवमूल्यन है, राइट है। जब कोई जैसे कि ऑफिस जा रहा है, ठीक है मानते हैं ऑफिस जा रहा, जो घर के काम कर रहे हैं मानते हैं घर के कर रहे हैं, तो देखो मिलके हर काम करा जाता है, और घर का काम नहीं करो उसका, तो उसकी जांच के लिए अवमूल्यन ही होगा, घरेलू काम का अवमूल्यन करना, राइट। तुम्हारा आंसर है राइट तीसरा। फिर है भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निर्जनता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद कौन सा, 14 में दिया गया है कि प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार, किसमें 14 में अनुच्छेद। फिर सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, वाक्य का क्या अर्थ है
कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। इसका क्या अर्थ है? तो सभी नागरिकों को अपने सामाजिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर है असमानता। फिर है यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? तो दूसरा, कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट, वैसे भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर है राइट यही बी वाला। चलो आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें भी ABCD का दिया गया, तो इसमें ABCD का दिया गया है, तो इसमें लगभग सभी सही लग रहा है, तो ये ABCD ही आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा दूसरा। ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और फिर दूसरा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। फिर है, ये दोनों ही सही लग रहा है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं, ये तो गलत है। फिर है, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य और धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा कौन सा? A और B, यानी तीसरा आंसर हमारा राइट है। फिर से युग में मिलाना है, तो अब हम युग मिलाते हैं। पहला, काम और रोजगार के प्रकार। तो राजमिस्त्री है हमारा, राजमिस्त्री हो जाएगा दिहाड़ी मजदूर। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर। घरेलू कामगार, राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर। घरेलू कामगार अनियमित मजदूर। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार मजदूर। दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। तो देखो, आप समझ रहे होंगे कि इसकी इससे मिल रही, इसकी इससे मिल रही, इसकी इससे जोड़ी नहीं मिल रही, तो हमारा यही गलत आंसर है और तीनों चारों सही आंसर हैं। ये तीनों सही आंसर हैं और ये ओनली गलत है, तो हमारे तीनों ABC सही आंसर है, यानी चौथा राइट आंसर है। फिर आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में उद्योगति, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि की उत्पादकता, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? B और C, की ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन और घटी हुई कृषि की उत्पादकता। तो हमारी राइट है B और C, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा, B और C का। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से देखते हैं किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं और निर्माण सेवाएं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये B, C और D छोड़ के। ठीक है, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, शैक्षिक सेवा और निर्माण छोड़ के, तो ये भी C यानी तीसरा आंसर हमारा राइट है। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? तो देखते हैं, फिर है कौन सी घटना है, देखते हैं कि ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य
से विभाग करना। तो हमारा राइट आंसर है ए बी सी डी, चारों ही सही लगा है, तो हमारा दूसरा आंसर राइट है। फिर है आगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तुम्हारा राइट आंसर है ए बी डी, ना कि सी। तुम्हारा सही आंसर है ए बी डी, तो पहला आंसर राइट है। फिर देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन का कथन करना है। तो देखते हैं सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, राइट, ये सबसे अच्छी बात है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। और गरीब स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो राइट, चारों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये भी सी डी आ जाएगा। चारों ही बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। फिर है नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। तो 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थिति पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो हमारा राइट आंसर है ए सही है और बी गलत है। ठीक है, क्या 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर संधि थोपती थी। फिर है स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादातर बराबर हैं। फिर है कारण कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो राइट, तो हमारा ए और बी दोनों सही भी है और आर ए का व्याख्या भी कर रहा है सही। सॉरी दोस्तों, ए सही है, बी गलत है, क्योंकि बी व्याख्या नहीं कर रहा कि, तो ए सही है, बी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। फिर है 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ। 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। राइट, तो ये सही है हमारा पहला। फिर है पहला सही नहीं है क्योंकि अभी हम ए बी सी खोजेंगे। फिर अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया और क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला रहे थे। फिर है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। तो हमारा ए डी सही है, बी सी गलत है। तो क्योंकि बिल भारतीयों के प्रति नस्लवादी नज़रिया भी रखता था, तो हमारा ए डी है राइट आंसर, यानी तीसरा हमारा सही आंसर है। फिर है आगे, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनः व्याख्या करके कहा है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो बेगम अनीस किदवई, हजारा बीबी इस्माइल, फिर बेगम रुकैया सुखावत हुसैन, फिर मुमताज़ अली। तो राइट आंसर है हमारा क्या कि मुमताज़ अली को। बरैन निम्नलिखित कथनों पर विचार डालना। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। फिर है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किए। तो हमारा राइट आंसर ए और बी दोनों सही आंसर है एवं बी ए का उधार है। राइट, तो हमारा आंसर कौन सा है? तीसरा।
फिर निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को। राइट। फिर अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, ब्रह्म समाज सुधारकों को, भक्ति गायकों को। तो गलत। हमारा राइट आंसर है पहला कि उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन के राष्ट्रवादियों को समर्पित है ये बुक। ठीक है। फिर है मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। राइट। मध्यकाल के लोग लिखित दस्तावेज उनके पास नहीं थे, इसलिए हमें इस काल के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। आंसर मिल गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? तो आखेटक तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। राइट। ज़्यादातर फसलों पर उपज का 1.5 यानी आधा हिस्सा निर्धारित होता था। चारवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता। तो राइट आंसर हमारा पहला ही है कि आखेटकों को तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? पहला। फिर है 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराबों का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो हमारा राइट आंसर है कि ये और बी दोनों ही है, क्योंकि देखो मैंने ये थ्योरी में पढ़ा है आपको मेहराबों का मतलब क्या है। तो मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। राइट है, इधर से उधर रखने के लिए। फिर मेहराबों का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। राइट। तो हमारे दोनों राइट है, तो ये भी दोनों सही है। फिर है खुदा की रचना के खाते में आपका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो यह लिखा गया था हमारा दिद्दा, गौतमी, रुद्रमा देवी और रजिया। अब कंफर्म नहीं बोल सकते, रुद्रमा ही देवी है, लेकिन अगर किसी को कंफर्म नहीं लगे तो वो चेक कर सकता है, और अगर जो सही होगा, लेकिन रुद्रमा ही देवी है लगभग। फिर निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो कोल्हड़वा, ब्रह्मगिरी, होसंगी, इनाम गांव। तो ब्रह्मगिरी लगता है कि राइट है, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे कि कौन सा राइट है एक, क्योंकि जिसका कन्फ्यूजन है वो उसका मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आप भी उससे रूबरू हो सको, आपको पता चल सके कि इसमें क्या है, प्रॉब्लम बाद में ना बोले। इसलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे व्यापारिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। फिर है कारण, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो हमारे सही हैं दोनों, और व्याख्या भी दूसरा एक ही कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा। फिर 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। फिर शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। एवं फिर है एजेंटों से पहले की पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो हमारा राइट तो लग रहा हमको कौन सा? BC डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, एजेंटों से पहले पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ऐसे कई क्वेश्चन उसमें ऐसे डले रहते हैं कि जो आपको
वो घुमाते रहते हैं, घूमेंगे, कितना भी आप पढ़ के चले जाओ तो घूमेंगे, इसलिए वही क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उन पे इतना जोर ना दिया जाए, और दिया जाएगा जिसको लगता है तो दिया भी जाए जोर, हाँ, कि अभी वो दे सकता है जोर, पेपर एग्जाम में नहीं देगा, क्योंकि उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो अच्छे से देख के जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो हमारा राइट आंसर है ए, बी, सी तीनों ही है। तो आंसर आ जाएगा कौन सा? ए, बी, सी, यानी दूसरा आंसर राइट है। फिर निम्नलिखित कथन को पढ़िए, फिर कथन पढ़ते हैं, फिर आंसर देते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ संबंध है, वो तो राइट है ही। चित्रकला, मूर्तिकला, ऐतिहासिक कला, शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर पहला ही है, क्योंकि व्याख्या दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए। फिर रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो फिर रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? तो जेंडर स्थिरता, जेंडर वर्गीकरण, जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवाद धारणा। तो राइट आंसर है हमारा कि जेंडर वर्गीकरण करना है, यानी ये भेदभाव ये परिवर्तित करता है कथन को। पर है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? तो इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? तो सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। तो उन्हें स्वयं ही कार्ड पता करने के लिए कहना, विद्यार्थियों को यह ग्लोब दिखाना, विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा? पहला, कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि मानचित्र ग्लोब पृथ्वी हमारी पृथ्वी से कैसे मिलते जुलते हैं, तो वो समझ जाएंगे। फिर कथन पढ़ते हैं। समझ विज्ञान की प्रगति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनीय फिर है इसका अध्ययन एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो हमारा ये सरल है और बी गलत लग रहा, तो हमारा ये सरल है और बी गलत है, यानी पहला हमारा राइट आंसर। फिर निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो देखते हैं। साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान बस सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर पाते हैं। फिर साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। तो ये सही लग रहा। तो देखते हैं और साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं, सप्ताह बाजार निश्चित दिन लगते हैं, गलत है। फिर साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती है, भी गलत है। तो हमारा आंसर माना जाएगा दूसरा ही सही आंसर है कि शहरों में मॉल भी होते, शॉपिंग मॉल होते, ग्रामीणों में नहीं होते, राइट है। फिर है हमारा कौन सा? मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करना। तो लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? देखते हैं सही कौन सा करता है। लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता,
समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता, चुनाव में मतदान। फिर है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तो राइट आंसर है हमारा तीसरा इसका राइट आंसर है, वही माना जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां या बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है? तो देखते हैं कौन सी अभिव्यक्तियां हैं। विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारी सीखने के लिए कहना। विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और नौकरी पाने के अवसरों पर पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो हमारा राइट आंसर है, ये नहीं लग रहा सही, सी। ये और बी सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला ही। फिर है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था के विषय में कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? तो राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध करना है। फिर है हमने देखा कि हमारी महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ आगा, जो यही गलत होगा। चिकित्सकों को बोझ, गलत वर्ड आ गया तो वो वही गलत हो जाएगा। फिर है आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है और पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं और स्थानीय राज्य केंद्र में से स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। ये भी नेगेटिव आ गया, शिकायत करेंगे, ये गलत है। फिर है हमारा लोकतांत्रिक सरकार का क्या विशिष्टताएं होती हैं? राइट, हमारा ये सही है, आंसर है कि क्या विशेषता होती हैं। ठीक है। फिर एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना खालिस्तान, अपना कुछ भी जो भी है प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो अनुप्रयोग, विश्लेषण, ज्ञान, फिर नीचे क्या है? समझ। तो राइट आंसर है बोझ या समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। फिर विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त वर्णन विवृत लिखिए। राइट, तो पहला ही हमारा राइट आंसर मिल गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, रणनीतिक ज्ञान, विषय विशेष कौशल का ज्ञान, वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान। तो राइट आंसर हमारा क्या है? पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। फिर मेरा मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। फिर है विद्यार्थी डी, संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वंचित ना हो जो बहुसंकल्पों को नित्य उपलब्ध है। फिर विद्यार्थी ये, संविधान उस नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता में दुरुपयोग रक्षा करते हैं। फिर विद्यार्थी बी, संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर देश का शासन किया जाता है। राइट, हमारा ये सही है, सभी नेगेटिव में गए थे। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करिए। अभिकथन। फिर विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। तो देखते हैं क्यों कारगर तरीका। फिर कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक
का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के लिए मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो हमारा ये सही, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा रोका था, कुछ काम पड़ गया था। सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। देखते हैं। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। फिर स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना। फिर किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। तो राइट आंसर हमारा पहला है कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, जिससे वो उससे संबंधित होंगे, तभी वो समझ पाएंगे कि शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। तो फिर है आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चारावाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करना। पाठ्य पुस्तक पठन, व्याख्यान एवं सेमिनार। हमारा सही आंसर है आदिवासियों और चरवासी पशुओं और चारावाहों पर सामूहिक चर्चा करना। तो राइट, हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। फिर आगे देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना एवं विद्यार्थियों की बातों को सुनना, लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। चर्चा में कही गई बात को अभिलेखन करना। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा है? नीचे एक और है। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। ये भी सही नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हमारा पहला माना जाएगा, क्योंकि संकल्पना और विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना। राइट, ये हमारा आंसर है पहला। फिर आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य पूरा करते हैं। तो देखते हैं कथन पढ़ के। न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिका पर बातचीत करना। ठीक है। फिर न्याय पाने में पहला हमें बहुत राइट लग रहा है। न्याय पाने में हमें चुनौतियों को दिखाना, ये तो गलत है। व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, ये तो नेगेटिव पॉजिटिव बैड आ गए। पहला हमारा पूरा पॉजिटिव था कि भूमिकाओं के बारे में बात करना। ठीक है, इसमें तो है भय पैदा करना, चुनौतियां दिखाना। फिर है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, उन्हें कानून मनाने के लिए प्रोत्साहन करना। ये गलत है दोनों। तो हमारा राइट आंसर केवल ये है, केवल ये में पॉजिटिव दिख रहा, वही सही है। तो ये हमारा राइट आंसर है। फिर है उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से ए से डी में से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं किसकी। देशांतर, ग्लोब एवं आठपन, अक्षांश। तुम्हारा राइट आंसर है कौन सा? ए, बी, डी। देशांतर, ग्लोब, अक्षांश, ना कि आठपन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। ए, बी, डी, सी छोड़कर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। यह एक गैर उपयोगी विषय है। प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करती है। गलत है दोनों। फिर श्रेष्ठ हो गया, ये तो गलत ही हो जाता, पर रटने के लिए पुरस्कृत करना ये गलत है। फिर है यह एक गैर उपयोगी विषय है, तो हमारा ये सही लग रहा। फिर है वो कह रहा भ्रांत धारणाएं हैं, यानी भ्रांत धारणा, तो यानी गलत छांटना है। तो हमें यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त कर विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षा वेदों में ही है। तो हमें गलत ढूंढना है, तो हमें ये तीनों गलत हैं। तो ए, बी, सी आ जाएगा, यानी नहीं, सॉरी दोस्तों, ए, बी, सी नहीं आ जाएगा। हमारा आएगा कौन सा? वी, सी आएगा, ना कि ये। और डी तो गलत है, मतलब नेगेटिव चुनना। तो बी और सी है सबसे ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि
सी में है रटने के लिए कहा गया है, इसमें कहा गया कि इसमें श्रेष्ठ होने चाहिए, नहीं, यानी तो हमारे बी सी गलत है, तो हमारा चौथा आंसर सही है। फिर भ्रांतियां ढूंढनी थी ना, इसलिए। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़ना, फिर आंसर कथनों को पढ़कर देखना। नागरिक शास्त्र में राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। फिर तर्क क्या है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी आर एक ही कर रहा है, यानी तीसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है, और हाँ इसमें कुछ गलत भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सब सही क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं फिर दोबारा कह रही, जो पेपर में आता पूरा पेपर, तो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत दिए ही जाते हैं हर बार। 6-7 क्वेश्चन गलत रहते हैं, 1-2 नहीं 6-7 सीधे। तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहती है, ये भी लग रहा मुझे कन्फ्यूजन जैसा। तो इसमें आप इतना डाउट मत करो, क्योंकि आपको अगर अच्छा छांट भी सकते हो इसमें से कोई आंसर, तो छांट सकते हो, इसीलिए कराए जा रहे हैं, आपको बताई जा रही है कि इसमें भ्रांति है, तो आप उसको सही से निकाल पाओ आंसर, ठीक है। तो हमारे यहाँ होते हैं क्या, 90 आंसर हमारे कंप्लीट। सोशल साइंस के 90 क्वेश्चन आंसर यहाँ होते हैं हमारे क्या, कंप्लीट। तो अब हमारा सोशल साइंस हो रही यहाँ पर ख़त्म, यानी आज की ख़त्म। और डेली वाइज चलती है, तो आप देखिए इस पर चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो देख सकते हो जाकर। सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, और आप सभी पूरी वीडियो देखिए, तभी आपका काम बनेगा। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, कुछ टाइप के आते, कुछ टाइप के क्वेश्चन आते, तो आप सभी देखोगे जब पता चलेगा किस टाइप के आते हैं, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आगे आएगी तो उसका इंतजार करो, वेट करो, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।